This is third lecture of electrochemistry. Uh, what is the Nernst equation? Nernst equation बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इक्वेशन को डिस्कस करती है। इसमें दो पार्ट है। किसी इक्वेशन के लिए हमें ये एम एन प्लस से एम में कन्वर्ट हो रहा था, हमने उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखी है। तो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन वन अपॉन जो आपके पास रिड्यूस फॉर्म है एम एन प्लस जो रिड्यूस हो रहा है उसको लिख दिया गया। ये नर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास। इसके दो पार्ट होते हैं, एक ई नॉट ऑफ दैट सेल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल, और एक हमारे पास रिड्यूस अपॉन ऑक्सीडाइज फॉर्म हमारे पास जो भी हमारे पास होती है। आर गैस कांस्टेंट है हमारे पास, ये नीचे लिखी हुई भी इनकी वैल्यूज। टी टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर केल्विन स्केल में लिया जाता है। एफ फ्राइडे कांस्टेंट होता है जिसकी एक्चुअल वैल्यू 96,487 कूलम पर मोल होती है, और राउंडेड टू हम आमतौर पे इसको 96,500 कूलम पर मोल में ले रहे होते हैं। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र देखें तो फॉर एग्जांपल अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है तो 1 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र है तो 2 आएगा। Mn is the molar concentration of the species, जो molar concentration for a ideal cell। अगर हम बात करते हैं the electroporation for any given concentration of copper plus 2 and zinc plus 2 ions, copper plus 2 और zinc plus 2 की अगर हम रिएक्शन करवा रहे हैं जैसे हमने सेकेंड लेक्चर में आपको बताया था, तो E सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल। ई नॉट ऑफ सेल वो वाली वैल्यू जिसकी वैल्यू दोनों को सम अप कराने के बाद हमारे पास 1.1 वोल्ट बनी थी कॉपर और जिंक के सेल में, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र थे हमारे पास। तो आर टी अपॉन 2F एल एन जिंक प्लस 2 अपॉन कॉपर प्लस 2 एट 273 डिग्री सेंटीग्रेड बात करते हैं। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। 273 पे हम आर टी और एफ की वैल्यू सारी कैलकुलेट करें 0.05916, इसकी राउंडेड फॉर्म हमारे पास ये लिखी हुई अपॉन 2 लॉग जिंक प्लस 2 से कॉपर प्लस 2। ये हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन है। नर्स्ट एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने सबसे पहले ये हमें प्रोवाइड किया था कि इसके ज़रिए से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम डिस्कस कर सकते हैं, और इसमें खाली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सेल यानी 1 मोलर कंसंट्रेशन पे अगर हमारे पास कोई चीज़ मौजूद होगी तो उसके लिए ई सेल ई नॉट सेल के बराबर होगा, बाकी चीज़ें कंसिडर नहीं की जाएंगी। लेकिन इनके अलावा अगर 1 मोलर के अलावा हो तो ये तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी आएगा, लेकिन फिर जिंक आयन की कंसंट्रेशन और कॉपर आयन की कंसंट्रेशन अगर वो अदर देन 1 मोलर हैं तो यहाँ पे कंसंट्रेशंस आएंगी, और इसी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास डिफरेंस आया। अच्छा, व्हाट इज़ द नर्स्ट इक्वेशन फॉर द गिवन केमिकल रिएक्शन। अगर हमारे पास इस तरह का कोई रिएक्शन है ए बी ऑफ बी, और इलेक्ट्रॉन इसमें से लॉस हो रहा हो, एन इलेक्ट्रॉन हमारे पास इसमें से निकल रहे हो, सी और डी बन रहे हो, तो जनरलाइज्ड फॉर्म में अगर हम बात करते हैं तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू हो जाएगा। एल एन क्यू में हमारे प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रेशो हो जाती है, ये वैल्यू इस तरह करके हम लिखते हैं यानी क्यू। तो आर टी अपॉन एन एफ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ई नॉट सेल इस रिएक्शन का ई नॉट वैल्यू क्या होगी। अच्छा, एप्लीकेशंस में हमारे पास था कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, उसको भी हम देखते हैं। तो अगर हम इनकी बात कर रहे थे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की, तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। आर रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का ऑपोजिट जो होगा वो लाजमी सी बात है कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, रेजिस्टेंस को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड वी हैव द रिलेशन जी इक्वल टू 1/r, सिंपल। तो अगर हम बात करते हैं कि 1/r रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर हमारे पास है तो हमारे पास बेसिकली हम इसको a अपॉन रॉ और l से रिप्रेजेंट करते हैं, और सिंपली 1/रॉ जो होती है 1/रॉ, तो रॉ रेजिस्टिविटी होती है, और इसका ऑपोजिट अगर 1/रॉ लिया जाए इनवर्स तो ये कापा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और कापा को कंडक्टिविटी कहा जाता है। कंडक्टिविटी a अपॉन l।
तो अगर हम इस ए की बात करें तो ए एरिया ऑफ कंडक्टर है और एल लेंथ ऑफ कंडक्टर है। द एसआई यूनिट ऑफ इस कंडक्टर इज सीमेंस, represented by the symbol S, and is equal to ohm inverse, also known as MHO। MHO mho से रिप्रेजेंट तो किया जाता है, लेकिन ये बेसिकली ओम की ऑपोजिट लिखा जाता है। जैसे ओम इनवर्स है OHM, तो इसका ऑपोजिट MHO करके लिखा जाता है। और ओमेगा इनवर्स, ओम इनवर्स का ऑपोजिट। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी रॉ से रिप्रेजेंट की जाती है, रॉ कहलाती है कॉल्ड कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको कहा जाता है, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द के सिंबल के, कापा ग्रीक वर्ड है कापा, ये इटैलिक होता है। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट? अगर हम सेल कांस्टेंट की बात करते हैं तो कंडक्टेंस, हम जो करंट का कंडक्टेंस का हम नोट कर रहे होते हैं कंडक्टेंस, तो उसका जो सेल कांस्टेंट वैल्यू होती है जो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, उस इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन किस तरह की हुई है। अगर इलेक्ट्रोड की कंस्ट्रक्शन में वो वैल्यू है तो लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड पर एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड आमतौर पे उसको सेल कांस्टेंट कहा जाता है। द क्वांटिटी L अपॉन ए, 1 अपॉन ए नहीं है, ये L अपॉन ए is called cell constant denoted by the symbol G naught, G star। It depends on the distance between the electrodes, यानी ये L जो है ये लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड यानी डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड हमारे पास मौजूद होंगे। कंडक्टेंस में हम ये काम कर रहे होते हैं, कंडक्टोमीटर में हमारे पास जो इलेक्ट्रोड होता है वो कंबाइंड इलेक्ट्रोड होता है, उसमें दो इलेक्ट्रोड एक साथ एक ही इलेक्ट्रोड के अंदर डिप हुए हुए होते हैं, और उसके दरमियान लेंथ डिस्टेंस कितना है एंड देयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, एंड हैज़ द डायमेंशन ऑफ लेंथ इनवर्स एंड कैन बी कैलकुलेटेड इफ़ वी नो L and A। Measurement of L and A is not only inconvenient but also unreliable। The cell constant is usually determined by the measuring the resistance of the cell containing of a solution whose conductivity is already known। बेसिकली ये सेल कांस्टेंट मालूम करने के लिए रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन मालूम होना ज़रूरी है, कंडक्टिविटी मालूम होना ज़रूरी है, सब चीज़ें मालूम होनी ज़रूरी है, तो हमारे पास सेल कांस्टेंट कैलकुलेट हो जाता है। फॉर दिस पर्पस वी जनरली यूज़ KCl सॉल्यूशन हुज कंडक्टिविटी इज़ नोन एक्यूरेटली एट वेरियस कंसंट्रेशंस। आमतौर पे KCl का सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है जिसकी कंसंट्रेशन आमतौर पे मुख्तलिफ कंसंट्रेशन की नोन होती है, डाटा नेट पे मौजूद होता है, एंड एट डिफरेंट टेम्परेचर। सेल कांस्टेंट G star is then given by the equation G star is equal to L upon A। अच्छा, जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे होते हैं तो लेटिमर डायग्राम और फ्रॉस्ट डायग्राम, ये दो डायग्राम्स होती हैं हमारे पास, जिनके ज़रिए से हम मुख्तलिफ रिडॉक्स रिएक्शंस की, रिडॉक्स स्पीशीज़ की स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी को जज करते हैं इन सिंगल लाइन। समझ लें कि थोड़ी देर में कोई एग्जांपल वगैरह से बताता हूँ फिर मैं इसको। व्हेन एन एलिमेंट हैज़ अ रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स देयर एक्सिस्ट अ नंबर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स फॉर कन्वर्जन्स बिटवीन द वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट्स। So many redox couples may exist for a given element and their identities may also depend on the pH of the solution, as different species exist in acidic and basic solutions. We need a systematic way to show all of the different data on the different redox couple for a given element. The simplest way of doing this is using by the Latimer diagram. The Latimer diagram simply shows the standard reduction potential for conversion between each of the oxidation state of the element in turn, with the highest oxidation state on the left and the lowest on the right। For example, for chlorine in acidic solution, अगर हम क्लोरीन एसिडिक सोल्यूशन की बात करते हैं तो क्लोरीन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 7+7 है, या ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, या ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, या ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, या ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, या ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो क्लोरीन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में पाया जाता है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को लेफ्ट से रखते हैं और राइट पे लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को रखते हैं। तो इस तरह एक पूरी सीरीज एक जनरेट होती है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्लोरीन। तो बेसिकली ये हमें बताती है कि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने के लिए जो रिडॉक्स पोटेंशियल रिक्वायर्ड है, जो रिडॉक्स पोटेंशियल वो +1.2। इसी तरह +5 से +3 में जाने के लिए +1.18। इसी तरह +3 से +1 में जाने के लिए 1.65। तो देखिए अगर हम इन तीनों को कंपेयर करें तो +7 से +5 में जाने के लिए और +5 से +3 में जाने के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर है।
तो इसका मतलब है अगर ये डिस्प्रोपोर्शनेट होता है क्लोरीन, यहाँ पे ये टूटता है तो टूटने के लिए ऊपर क्लोरेट ClO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी रिडॉक्स पोटेंशियल वैल्यू 1.2 प्लस 1.2 है। तो जितनी स्पीड से ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा उतनी ही स्पीड से ये भी डिस्प्रोपोर्शनेट होगा और ClO2 माइनस बनाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर हम डिस्कस करना चाहें कि कौन सी चीज़ एग्जिस्ट करती है इन तीनों के अंदर, तो +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होगी, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल नहीं होगी, वो 3 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेसिकली हमारे पास इसके मुकाबले में यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है। लेकिन अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं, ClO2 माइनस से यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से HClO पे हम कन्वर्ट होते हैं, तो ये वैल्यू है +1.65, यानी जितना ये डिस्प्रोपोर्शनेट होगा उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से ClO2 माइनस डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, ये डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होगी कि ये स्टेबल नहीं रहेगा और +1.65 HClO बनाएगा और HClO से क्लोरीन बन जाएगा 1.63 की वजह से और 1.36 इसमें कन्वर्ट है। यानी इसका मतलब है कि अगर हमारे पास ये तमाम प्लस वैल्यूज़ हमें नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि +7 से अनस्टेबल स्टेट होगी, +5 भी अनस्टेबल स्टेट होगी, +3 भी अनस्टेबल स्टेट होगी, +1 भी अनस्टेबल स्टेट होगी, 0 भी अनस्टेबल स्टेट होगी और 0 से फ़ौरन -1 स्टेट में -1 स्टेट में हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा और ये स्टेबल स्टेट कंसिडर की जाएगी। इससे स्टेबिलिटी एक ही लाइन में हमें 4-5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स का या 6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स का हमें एक साथ पता चल जाता है। द नंबर ओवर द एरो जॉइनिंग एडजेसेंट स्पीड इन द redox potential for the couple made between those species and the number under the species denote the oxidation state of the active species, in this case chlorine. In acidic solution, the principal species presents are H positive and H2O, and these along with electrons are used to make up a balanced half reaction for the complete process making up a given redox couple. For chlorine basic solution अगर हम बात करते हैं तो क्लोरीन बेसिक सोल्यूशन में अगर हम बात करते हैं तो +7 की से +3 में, +7 से +5 में कन्वर्ट होने के लिए 0.37 और +5 से +3 में कन्वर्ट होने के लिए ClO2। तो इसका कंपैरिजन ये है कि ClO2 के मुकाबले में ClO3 थोड़ा सा स्टेबल होगा, थोड़ा सा डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है, ये बहुत तेज़ी से इसका रेट हो रहा होगा लेकिन ये थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। और ClO2 के मुकाबले में ClO माइनस यानी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत तेज़ी से डिस्प्रोपोर्शनेट होगी, यानी बहुत अनस्टेबल स्पीशीज़ मौजूद होगी। तो ClO माइनस से Cl में कन्वर्ट हो जाएगा 0 में और Cl से फ़ौरन क्लोरीन 1 में कन्वर्ट हो गया, क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा तेज़ी, यानी स्टेबिलिटी फिर यहीं पे आ गई। इसी तरह ClO यानी +1 से -1 में जाने के लिए 0.99, इसका मतलब इसके पास दो डायरेक्शन है, एक डायरेक्शन Cl2 में कन्वर्ट हो जाए तो उसकी 0.42 है और एक डायरेक्शन इसकी डायरेक्ट -1 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेसिक सोल्यूशन में हमारे पास जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से बहुत तेज़ी से एज़ कम्पेयर टू 0 में कन्वर्ट हो, वो बहुत तेज़ी से +1 से -1 में डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगा। बेसिक सोल्यूशन में हमारे पास इसकी स्पीड ज़्यादा है। फ्रॉस्ट डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो फ्रॉस्ट डायग्राम हमारे पास बेसिकली एक प्लॉट होता है डेल्टा G0/F का, जिसको हम NE0 से रिप्रेजेंट करते हैं, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E0 स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल वर्सेस ऑक्सीडेशन नंबर प्लॉट किया जाता है। द 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इज असाइंड एज NE0 वैल्यू ऑफ 0। तो NE0 वैल्यू जिसकी 0 होगी उसको 0 ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाएगा। स्टेबल एंड अनस्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड इन द प्लॉट। बहुत आराम से इस प्लॉट में हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अनस्टेबल कंपाउंड्स आर हायर on the plot than the line connecting their neighbors. Note that this is simply a graphical representation of what we did with the Latimer diagram to determine which oxidation state were stable and unstable. तो बेसिकली फ्रॉस्ट डायग्राम को देखते ही हमारे पास एक डायग्राम बनेगी, उससे जजमेंट हो जाएगी कि हमारे पास कौन सी स्टेट स्टेबल और अनस्टेबल है। The standard potential for any electrochemical reaction is given by the slope of the line connecting the two species on a Frost diagram. For example, the line connecting M+3 and MnO2 on the Frost diagram has a slope of +0.95। अगले उसमें देखें तो हमारे पास इस तरह की एक स्टेट आती है,
अच्छा, ये कोई एग्जाम्पल लिए कि मतलब आपको समझाने के लिए आगे वाली एग्जाम्पल इस तरह की द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ एन MnO2 रिडक्शन टू Mn+3, दिस इज द नंबर दैट इज रिटन above the arrow in the Latimer diagram for Mn. Multi-electron potentials can be calculated easily by connecting the dots in the Frost diagram. तो एक जनरल अगर Frost diagram अगर हम देखना चाहें तो Frost diagram में हमारे पास ये जो लाइन है वो 0 को रिप्रेजेंट करी होगी, ये +1 को रिप्रेजेंट करेगी, +2 को रिप्रेजेंट करेगी, +3 को रिप्रेजेंट करेगी, +4 को रिप्रेजेंट करी होगी। तो ये बेसिकली हमारे पास ये जो सर्किल डायग्राम नज़र आ रही है, सर्किल ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये +2, ये +3 और ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट को। तो बेसिकली अगर हमारे पास इस डायग्राम से हमें जजमेंट होती है कि अगर हमारे पास मॉलिक्यूल इस जगह पे मौजूद है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो कन्वर्ट होकर +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। स्लोप की वजह से वो +2 पे आ जाएगा, लेकिन लेकिन अगर हमारे पास +2 है तो +2 +3 में कन्वर्ट नहीं होगा, +3 +4 में कन्वर्ट नहीं होगा। बेसिकली या दूसरे अल्फाज में हम ये कह रहे हैं कि स्लोप की वजह से +3 वाला भी +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, +4 वाला भी +3 एंड देन +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 की है, जिसमें हमारे पास 3, 4 और 1 अनस्टेबल है, ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस हमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉस्ट डायग्राम और लेटिमर डायग्राम भी एक थोड़ा सा टच करना था, ताकि आपके पास पेपर में कुछ क्वेश्चंस वगैरह से रिलेटेड बन जाए। तो बाकी इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू।